आज हमने समझना है कि हाउ अ डेफेमेशन सूट एक्चुअली वर्क्स इन प्रैक्टिस इन लिटिगेशन। एक डेफेमेटरी सूट प्ले आउट कैसे होता है। तो कोई भी सूट है, चाहे वो डेफेमेटरी है या अदरवाइज, उसको गवर्न करता है आपकी कंट्री का कानून शहादत ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एविडेंस। वो हमें बताता है कि विटनेसेस किस किस तरह के हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, किस चैनल के थ्रू आप एविडेंस लाओगे तो वो कोर्ट में एडमिसिबल है, किस चैनल के थ्रू आप कोर्ट में एविडेंस लाओगे तो वो इनएडमिसिबल है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होती है, प्राइमरी एविडेंस क्या होती है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है, ओरल एविडेंस क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होती है। ये सारी जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं एविडेंस लॉ की, ये हमें मिलती हैं कानूनी शहादत ऑर्डर से। अब जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो नैरो डाउन करता है एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस में, सेकेंडरी एविडेंस में, ओरल एविडेंस में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई भी मटेरियल फॉर्म ऑफ एविडेंस आपकी आ जाएगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, और ओरल एविडेंस में आ जाती है आपकी विटनेस की टेस्टिमनी, उसकी स्टेटमेंट जो उसने कोर्ट में आके बयान दिया है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। और वो जो स्टेटमेंट होती है, ऑपोजिट काउंसिल का ये राइट होता है कि उस स्टेटमेंट पे वो क्रॉस एग्जामिन करे आपके विटनेस को। और जो ऑपोजिट काउंसिल होता है उसका सारा काम ही यही होता है कि वो आपके विटनेस की स्टेटमेंट को डिसकार्ड कर सके, डिसरिगार्ड कर सके, ताकि उसकी जो टेस्टमेंट नहीं है, उसकी जो स्टेटमेंट है, उसकी जो एविडेंट्री वैल्यू है वो लूज़ हो जाए। फिर आप अपना नेक्स्ट विटनेस लाते हो, तो इस वजह से जो ओरल एविडेंस होती है वो इतनी सॉलिड फॉर्म ऑफ एविडेंस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो बेटर यही है कि जहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स ही प्रोड्यूस करो। अब जैसे सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जांपल हरासमेंट क्लेम था और आपके विटनेस ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी कोर्ट में, और ऑपोजिट काउंसिल ने उस पर क्रॉस एग्जामिन करना है। तो अब उन्होंने आपसे पूछा कि टाइमिंग बता दें इवेंट की, रात का टाइम था, दिन का टाइम था, आप खुद अपनी मर्ज़ी से गई थी या आप इनवाइटेड थी, आपने टिकट बाय किया था। आप जनरली ऐसे इवेंट्स में जाती हैं, आप जाती हैं तो आपको आइडिया होगा कि ऐसे इवेंट्स में मिस मैनेजमेंट होने के चांसेस हैं कि नहीं। क्राउड आप एस्टिमेट बता दें, अंदाज़न बता दें कितने लोग हैं, ज़्यादा थे, कम थे, किस स्केल का इवेंट था। इस तरह के इवेंट्स में लाइट्स ब्राइट होती हैं, डिम होती हैं। ऐसा पॉसिबल है कि आपके साथ खड़ा हुआ इंसान भी आपसे ना पहचाना जाए। अगर आप इस पॉइंट पे फ़ाइट भी करोगे कि आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट से को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है, तो वो यही बोलेंगे कि ये येस और नो क्वेश्चंस हैं, आपसे कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछा, और वैसे भी हम आपसे जर्नल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर वो आपसे बोलेंगे कि अगर लाइट्स भी डिम होती हैं, क्राउड भी ज़्यादा होता है और मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस भी हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल पुश करे तो आप ना आइडेंटिफाई कर सको कि वो कौन है। तो हुआ ये, इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग से जो आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी उसकी एविडेंट्री वैल्यू लूज़ हो गई। एविडेंट्री वैल्यू ऐसे लूज़ हुई कि उन्होंने जज के सामने पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की, एंगल्स क्रिएट किए कि ये सिचुएशन भी हो सकती थी, ये सिनेरियो भी ऐसे भी प्ले आउट हो सकती थी ये बात। तो जब पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हुई एक जज के सामने तो डाउट क्रिएट हुआ। जब भी ट्रायल स्टेज पे डाउट क्रिएट होता है तो उसका बेनिफिट हमेशा अक्यूज्ड को जाता है। अब एक केस लॉ समझते हैं। 2018 में मीशा शफ़ी ट्विटर पे एक स्टेटमेंट लिखती हैं अंडर द मीटू मूवमेंट कि उनके साथ हरासमेंट हुई है, और वो सारी अपनी जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करती हैं, जिसके रिस्पॉन्स में सिमिलर क्लेम्स आते हैं कि मल्टीपल वुमेन आल्सो केम फॉरवर्ड विद सिमिलर क्लेम्स ऑफ हरासमेंट। होता ये है कि इन सब पे लीगल नोटिस, इनको लीगल नोटिस चला जाता है, और लीगल नोटिस भेजने का मतलब ये होता है कि उस पर एक सेट लिमिट मेंशन होती है, कि एक टाइम लिमिट दी होती है कि विद इन 15 डेज़ और विद इन अ मंथ आप जो हो अपनी स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट करो, अदरवाइज़ आप पे लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगी। तो अब उन सब का एक रोबोटिक वर्जन ऑफ अपॉलॉजी आ जाती है, बट आ जाती है। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस कहती है कि अगर आप पब्लिक अपॉलॉजी इशू कर देते हो, अपनी स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर देते हो, तो अब वो आपका एक वे आउट ऑफ लिटिगेशन है। तो अब मीशा शफ़ी ये नहीं करती। मीशा शफ़ी जो है एप्लीकेशन फ़ाइल करती हैं अंडर वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट, और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है इस ग्राउंड पे कि क्योंकि आप दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो, तो हम लोग आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन भी नहीं कर सकते हैं। इस बेसिस पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अभी हरासमेंट का क्लेम सुना भी नहीं है, एप्लीकेशन सिर्फ जो टेक्निकलिटी है उसकी बेसिस पे रिजेक्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली उन पे डेफेमेशन सूट फाइल हो जाता है। डेफेमेशन जो होता है, डेफेमेशन सूट फाइल करना पहला डिफेंस होता है अगेंस्ट एन हरासमेंट क्लेम। इसको एज अ वेपन के तौर पे यूज़ किया जाता है, वेपनाइज कर दिया गया है डेफेमेटरी सूट को, क्योंकि वो आपके लिए एक सेपरेट लीगल बैटल क्रिएट कर देते हैं कि आप इसको सेपरेटली फ़ाइट करो और साथ साथ आप अपने हरासमेंट क्लेम को भी सेपरेटली फ़ाइट करो। तो बेसिकली ये जो दोनों होते हैं इनकी फाइंडिंग्स इंटरलिंक्ड होती हैं, क्योंकि अगर आपने हरासमेंट प्रूव कर दी, कीवर्ड है प्रूव कर दी, तो आपने डेफेमेशन नहीं की। कोई भी इंसान जो होता है वो सेक्सुअल हरासमेंट एंटिसिपेट नहीं कर रहा होता कि पहले हम एक काम करते हैं, कोर्ट के लिए प्राइमरी एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं। अब हेडलाइंस ये आई कि वो अपनी
लिस्ट ऑफ विटनेसेस को प्रेजेंट नहीं कर सकी, हेडलाइंस ये आई कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, हेडलाइंस ये आई कि वो अपने हरासमेंट क्लेम को प्रूफ नहीं कर सकी, तो जो वर्डिक्ट है वो उनके फेवर में नहीं गया। तो नेक्स्ट टाइम आपने ज़रूर क्वेश्चन करना है कि कोई अगर डेफेमेशन सूट विन कर रहा है, जीत रहा है, तो वो अराइज आउट ऑफ एन हरासमेंट क्लेम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये एक एफ़र्ट थी इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की विद लीगल प्रोविजंस। अब आपने कहाँ रहना है, फॉर और अगेंस्ट, या आपके अपने ब्रेन सेल्स तक है। ओके बाय।